सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत दावा करती है, इल्ज़ाम लगाती है कि उनसे पहले नून लीग की हुकूमत में मईशत को मसनूई तरीके से हैंडल किया गया, डॉलर की कीमत को जाली तरीके से स्टेबल किया जा रहा था, ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी हो रही थी, महंगाई से आवाम शदीद परेशान थे और माजी की हुकूमतों की नाक़िस पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान फेटफ की ग्रे लिस्ट में आ गया। लेकिन अब सब अच्छा हो रहा है। अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत में मुल्क हकीकी तरक्की कर रहा है। GDP रेट माइनस से प्लस में आ गया है। आम आदमी की फीकस आमदनी बढ़ गई है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री बूम कर रही है। गंदम की बम्पर फसल भी हो गई है। रुपया तगड़ा होकर डॉलर को मुंह चढ़ा रहा है और वजीर खजाना शौकत तरीन रवां माली साल के दौरान 3.9% और अगले माली साल के दौरान 5% की रफ्तार से इकोनॉमिक ग्रोथ की नवीद भी सुना रहे हैं। साथ ही जून तक पाकिस्तान के फेटफ की ग्रे लिस्ट से निकलने की उम्मीद भी उनकी जानिब से जाहिर की जा रही है। वो क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। इस हुकूमत ने चंद टारगेटेड चीज़ों के ऊपर तवज्जो दी। उससे हुआ ये कि आपकी स्टेबलाइजेशन के साथ साथ एक ग्रोथ भी आना शुरू हो गई है। तो ये 3.94 जिसको लोगों ने कंट्रोवर्शियल बना दिया है, वो होना नहीं चाहिए। अगर हम अब आगे चलें इसको ग्रोथ की तरफ, तो शायद अगला साल जो है, जो मैं कह रहा था कि 5% हमें ग्रोथ दिखानी चाहिए, वो हो सकती है और उसके अगले साल 6% प्लस हो सकती है। हुकूमत के दावे और बयानात के बरक्स हकाइक कुछ और ही हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत अच्छी मईशत के दावों से जो हकाइक बता रही है, एक आम पाकिस्तानी को अभी तक इसके समरात मिलते नजर नहीं आ रहे। गंदम और गन्ने की बम्पर फसल के बावजूद आटे और चीनी की कीमतों में इजाफे का सिलसिला अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहा। ग़िज़ाई अजनास के दरामदी बिल में 53% का इजाफा हो चुका है। रमज़ान के बाद ईद भी गुजर गई, लेकिन मुर्गी के गोश्त की कीमतें अब भी नीचे नहीं आ सकी। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में चिकन, प्याज, अंडे, चीनी, आटा समेत 25 अशिया ज़रूरिया मजीद महंगी हो गई हैं। ऐसे में अपोजिशन भी मुतारिक दिखाई दे रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं, इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि हुकूमत ने फीकस आमदनी ज़्यादा दिखाने के लिए पुरानी मरदमशुमारी का इस्तेमाल किया है। झूठ और गलत बयानी से माशी तबाही को छुपाने की कोशिश की जा रही है। तो ये सियासी मामलात हैं और इन तमाम सियासी मामलात पर भी गुफ्तगू करेंगे। और आज मेहमान हमारे साथ जो मौजूद हैं, ज़रताज गुल साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा। लेकिन सियासी गुफ्तगू के आगाज़ से पहले क्लाइमेट चेंज एक बड़ा पूरी दुनिया के लिए इस वक्त खतरा है और क्लाइमेट चेंज के खतरे ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है। माहौलियाती तब्दीली के असरात से निपटने के लिए बिलियन ट्री जैसे हुकूमती इक़दामात ने पूरी दुनिया की तवज्जो अब पाकिस्तान की जानिब कर ली है और लगता है कि माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत की कोशिशें अब नतीजा खेज साबित होने लगी हैं, क्योंकि तारीख़ में पहली बार पाकिस्तान को इस साल अक़वाम मुत्तहिदा के माहौलियाती प्रोग्राम के इश्तराक से वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2021 की मेज़बानी मिल गई है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हर साल 5 जून को माहौल के लिए आलमी सतह पर आगाही और इसके अमल को फ़रोग देने के लिए मनाया जाता है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे माहौलियाती तब्दीली से मुताल्लिक़ आगाही के लिए सबसे बड़ा आलमी प्लेटफॉर्म बन चुका है और इसे दुनिया भर के लाखों अफराद मनाते हैं। इस साल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाने का मकसद माहौलियाती निज़ाम को बहाली की तरफ लाना और माहौलियाती तबाही दूर करने के लिए बेहतर इक़दाम करने पर जोर देना होगा। तो पाकिस्तान 5 जून को क्लाइमेट चेंज के हवाले से अहम ऐलानात करेगा और बिलियन ट्री सुनामी, क्लीन ग्रीन पाकिस्तान, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, नेशनल पार्क्स और ग्रीन जॉब्स को भी इस कॉन्फ्रेंस में उजागर किया जाएगा। और वर्ल्ड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस की सदारत वज़ीर आज़म इमरान खान करेंगे, जबकि आलमी कॉन्फ्रेंस में 4 आलमी शख्सियात भी शिरकत करेंगी, जिनमें सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा, पोप और जर्मन चांसलर शिरकत करेंगी। गुज़िश्ता साल वर्ल्ड एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी का एजाज़ चीन को मिला था और इस साल ये एजाज़ पाकिस्तान को मिला है। तो ये कितना बड़ा एजाज़ है माहौलियात। ज़रताज गुल साहब, इससे पहले कि हम सियासी गुफ्तगू का आगाज़ करें, ये जो पाकिस्तान अब इसकी मेज़बानी करने जा रहा है, वज़ीर आज़म इसकी सदारत करेंगे इस कॉन्फ्रेंस की, ये पाकिस्तान में होना कितना बड़ा एजाज़ है? चूँकि हमेशा से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने क्लाइमेट चेंज पर बड़ी बात की है, इस मसले को उजागर किया है पूरी दुनिया में। थैंक यू अरबाब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और मुझे बहुत खुशी है कि आपने जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो 5 जून को होने जा रहा है और हर साल होता है, उसके बारे में आपने बात की। और ये अब तमाम पाकिस्तानियों के लिए और पाकिस्तान के लिए और PTI की गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा एजाज़ है
कि हालांकि पाकिस्तान जो है वो 0.1% का भी ग्लोबल वार्मिंग में उसका हिस्सा नहीं है, मिशंस का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान अपने क्लाइमेटिक जोन की वजह से उन टॉप वल्नरेबल कंट्रीज़ में आता है जो सबसे ज़्यादा मौसमियाती तब्दीली के ख़तरे से दो चार हैं। और उसमें हमारे इंसानी जानों का भी ज़िया हुआ, सैलाब की वजह से हमारे ज़मीनें ख़राब हुई, हमारे एग्रीकल्चर को वो जो है वो नुकसान पहुंचा, हमारे जीडीपी का बहुत बड़ा लॉस हुआ। और सबसे बड़ी बात यह कि हमारे ग्लेशियर तेज़ी से पिघल रहे हैं, हमारे दरिया सूख रहे हैं। ऐसे में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो इन 3 सालों में अपने विजन की वजह से और अपनी पर्सनल कमिटमेंट की वजह से, हालांकि ज़ारी बात है हम अंडर डेवलप कंट्री हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं है, हमारी अर्जेंसी लॉ एंड ऑर्डर की है, हमारी अर्जेंसी हेल्थ की है, इसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का अपने दुनिया का इंतज़ार किए बग़ैर अपने पाकिस्तान के जो फेडरल गवर्नमेंट है उसके बजट में से क्लाइमेट चेंज के लिए 6% का जो है अपना बजट एलोकेशन करना, यह पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। और हमने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के इनिशिएटिव्स की वजह से 3 साल में ऐसे अच्छे काम किए हैं। फॉर एग्जांपल जो आपने ख़ुद बनाया है कि 10 बिलियन ट्री सुनामी, क्लीन ग्रीन पाकिस्तान, ई व्हीकल पॉलिसी, रिचार्ज पाकिस्तान, प्लास्टिक बैग्स बैन, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, जिसकी वजह से हमारे वकार में भी इजाफा हुआ। और उसके सबसे बड़ी बात एक्नॉलेजमेंट, और पाकिस्तानियों को फ़ख्र होना चाहिए कि जो यूएन का वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है उसकी मेज़बानी कॉन्फ्रेंस की जो है वो पाकिस्तान के हिस्से में आई है और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है इसकी सदारत करेंगे। हम इसमें शोकेस करेंगे अपने मसाइल और उसके बावजूद कि हम लोगों ने किस तरह अपने आप को ग्रीन चैम्पियन किया है, किस तरीके से हमने अपनी एफ़र्ट्स किए हैं, किस तरीके से हमने अपने पैसे इसके अंदर डाले हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको 10 बिलियन ट्री सुनामी की ही एग्जांपल देती हूँ कि 127 बिलियन की बजट एलोकेशन जो है वो बहुत ह्यूज है। फिर इसी तरीके से बिहेवियर मूवमेंट पे, क्लीन ग्रीन पे काम करना, प्लास्टिक बैग्स बैन करना और ई व्हीकल पॉलिसी कि हम लोगों ने कमिटमेंट की है कि 2030 तक हम 30% अपनी गाड़ियों को ई व्हीकल पे ले जाएंगे। रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर हम 60% के लिए हमने अपने लिए टारगेट खुद सेट किए हैं। तो मैं समझती हूँ जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अब बोलेंगे, जब वो सदारत करेंगे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की, मेरे ख्याल में उससे पाकिस्तान के मज़ीद वकार में भी इजाफा होगा। और हम पाकिस्तान के लिए जब ये शोकेस करेंगे अपने फ्लैगशिप प्रोग्राम 10 बिलियन ट्री सुनामी या इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, क्योंकि थीम भी यही है जिसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो इकोसिस्टम रेस्टोरेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, इको टूरिज़म के ऊपर काम कर रहे हैं। नेशनल पार्क का हमने एक ह्यूज हिस्सा हम लोगों ने 23 के करीब जो है वो नेशनल पार्क जो है वो हमने बिल्कुल कंजर्वेशंस और रेस्टोरेशंस किए हैं इकोसिस्टम को रिस्टोर करने के लिए। और फिर जो हमने अपनी यूथ को, उलमाए कराम को, सिविल सोसाइटी को इसके अंदर ओनरशिप दी है, तो मैं समझती हूँ कि उसकी वजह से हम मज़ीद अपने मुल्क के अंदर इंटरनेशनल कम्युनिटी को, डोनर्स को ग्रांट्स लेके आने में कामयाब हो जाएंगे, जिससे पाकिस्तान को क्लाइमेट चेंज को कॉप करने में, मिटिगेट करने में और मौसमियाती तब्दीलियों के ख़तरों को हटाने के लिए और एक सेफ़ पाकिस्तान बनाने के लिए इंशाल्लाह इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद हम अपना हिस्सा लेने में मज़ीद कामयाब हो जाएंगे। जी अरबाब, माजी में जितनी भी हुकूमतें गुजरी हैं, ज़ाहिर है उन्होंने इस तरह से नहीं जोर दिया माहौलियाती तब्दीली पर जिस तरह इमरान खान साहब ने बात की और इसको पूरी दुनिया में उजागर किया है। इन 3 साल दौर में आपको मुख्तलिफ चैलेंजेस का भी सामना रहा। इकॉनमी पाकिस्तान की बहुत बुरे हाल में थी, फिर ये कोविड भी आ गया। ऐसी सूरत हाल में जो 3 साल गुजरे हैं, क्या ये क्लाइमेट चेंज के हवाले से अपने टारगेट्स का 60% आप लोगों ने अचीव कर लिया? और जब आपके 5 साल पूरे होंगे, हुकूमती मुद्दत पूरी होगी, तो अपने 100% टारगेट अचीव कर लेंगे आप लोग? बड़ा वैलिड क्वेश्चन आपने किया है कि इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स के बावजूद और फिर स्पेशली पेंडेमिक की वजह से, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में एक रिसेशन आया इकोनॉमिक का, जिसकी वजह से लोगों की जॉब्स ख़त्म हुई, पूरी एयरलाइन बैठ गई, हेल्थ सिस्टम के में बड़े क्वेश्चंस आए और एक थर्ड वेव तो बड़ी ही ख़तरनाक है और पाकिस्तान भी उससे लड़ रहा है। ऐसे में अपने टारगेट को अचीव करना वाकई ये एक मुश्किल काम था। लेकिन आपको ये सुन के बहुत खुशी होगी अरबाब के पाकिस्तान उन वाहिद ममालिक में से है जिसने, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, जिसमें क्राइसिस के अंदर भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट की। जब हमारे पेंडेमिक में लॉकडाउन था, स्मार्ट लॉकडाउन था और लोग अपनी जॉब्स के लिए नहीं निकल सकते थे, तो उसमें क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर ने बड़ा अच्छा काम किया कि हमने जो ग्रीन जॉब्स 85,000 से ज़्यादा हम लोगों ने ग्रीन जॉब्स क्रिएट की और उसकी वजह से जो हम लोगों ने अपनी स्प्रिंग प्लांटेशन और अपनी जो मूनसून की प्लांटेशन थी उसके टारगेट्स अचीव किए। मसाइल हमें थे डिपार्टमेंट्स के कि सारी बातें
एक तो अंडर वन अम्ब्रेला तमाम सूबों से टारगेट्स उनसे लेना, क्योंकि ये हमें सूबाई हुकूमतों ने देना थे। और दूसरा फिर ये कि उनकी डिपार्टमेंट की कैपेसिटीज़ को बढ़ाना, फिर उसके बाद बजट की उनके एलोकेशन करना, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तो 100% मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज फेडरल गवर्नमेंट से उनको फुल बजट देती है, लेकिन बाकी प्रोमिसेस में उनको 50% हमारे साथ मैचिंग ग्रांट्स जो है वो देनी होती है। तो उससे मैं 85,000 से ज़्यादा ग्रीन जॉब्स, ग्रीन स्टिमुलस का पैकेज, कि वो दूर दराज इलाके थे, हम लोगों ने डेली वेजेस की जो है वो जॉब्स क्रिएट की। और फिर सबसे बड़ी बात कि हमारी ये बहुत मुश्किल था वाकई में हमारे लिए कि हमने कहा था कि हम 30 तक जो है 2030 तक हम 10 अरब दराते हैं, लेकिन जब हमने 2018 में स्टार्ट किया तो पता चला कि हमारे पास तो नर्सरीज ही नहीं है, हमारे पास तो डिपार्टमेंट की कैपेसिटी ही नहीं है। तो अब इंशाल्लाह जब अभी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इंशाल्लाह ये 5 जून को ऐलान करेंगे तो उसमें एक मेगा अचीवमेंट ये होगी कि इस दौरे हुकूमत में हम इंशाल्लाह 1 अरब दरख्त लगाने में कामयाब हो जाएंगे। उसमें सिर्फ गवर्नमेंट का ही नहीं, हमारी सोसाइटी का, हमारे यूथ का, नौजवानों का, ख़वातीन का बहुत बड़ा रोल है। डिपार्टमेंट्स ने भी अपनी कैपेसिटी को बेहतर किया और फेडरल गवर्नमेंट ने यहाँ से अंडर वन अम्ब्रेला उन सबको, सिंध समेत जिधर हमारी हुकूमत थी या नहीं थी, हमने तमाम सूबों को अंडर वन अम्ब्रेला अपने पास जो है उनसे टारगेट्स लिए और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो बिल्कुल हमें मुश्किलात आई हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम 1 अरब दरख्त लगाने का प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ऐलान करेंगे। इसी जो 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है उसमें मजीद अपने इकोसिस्टम रेस्टोरेशन की भी, नेशनल पार्क्स के भी, बायोडाइवर्सिटी की भी, जो हमने 13% था हम उसको 15% पे कैसे लेके गए, हमने ख़वातीन को कैसे ग्रीन जॉब्स दी, हमने उनकी नर्सरीज की क्रिएशन में कैसे मदद की, ये हम आपको तमाम ग्रीन स्टिमुलस उसमें इंशाल्लाह बताएंगे। मुश्किलात आती हैं, अचीवमेंट्स इतनी आसान नहीं होती हैं, लेकिन शुक्र है कि इसको लोगों ने पॉलिटिकल लेंस से कम देखा है और मेरी अभी भी अपील है कि इसको पॉलिटिकल लेंस से कम देखना शुरू करें, क्योंकि हमें अपने आने वाले बच्चों के लिए एक सेफ पाकिस्तान चाहिए। जी आप लोग की गवर्नमेंट इस मामले पर काम करने में बहुत सीरियस है, तो आने वाले बजट में इस पर कोई रकम भी मुख्तस करने का इरादा है? इस बारे में कोई डिस्कशन हुई है आपकी प्राइम मिनिस्टर से? जी बिल्कुल, हमारी जो मिनिस्ट्री है, लास्ट ईयर की जो हमारा बजट था, हमारी उन चंद मिनिस्टर्स में से हैं जिसका कोई बजट लैप्स नहीं हुआ, बल्कि उल्टा हमने एक्स्ट्रा पैसे उनसे मांगे हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है 10 अरब दरख्त लगाने का टारगेट कोई आसान नहीं है। और 1 अरब दरख्त लगाना और फिर नर्सरीज़ की जो है बीज को तैयार करना, सॉइल को तैयार करना, नर्सरीज़ में कैपेसिटी बढ़ाना, ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक टारगेट था। अभी भी जो हमारी बजट है उसमें हमने बहुत सारे डिमांड किए और उसमें डिमांड्स में ना हमने सिर्फ 10 बिलियन टू सुनामी के लिए, क्योंकि वो तो 127 बिलियन ऑलरेडी उसकी एलोकेशन हो चुकी है, तो 6 बिलियन से ज़्यादा हमें लास्ट ईयर मिल चुका था। अभी हमने मज़ीद उसकी एलोकेशन मांगी है। इस दफ़ा के बजट में हमने अपने नेशनल इकोसिस्टम रेस्टोरेशन है उसके लिए भी हमने बजट एलोकेशन मांगी है। वो एक्नेक के पास हमारा चला गया है, जो हमारा PC1 है। और इसी तरीके से हम लोगों ने जो हमारी EPS है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसीज जो हैं हमारी, चाहे फेडरल की हैं स्पेशली और चाहे हमें प्रोमिसेस की, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए, उनके लिए हमने बजट एलोकेशन मांगी है, ताकि वो और इसी तरीके से हम लोगों ने जो ग्लॉफ 2 है वो तो हम खैर इंटरनेशनल ग्रांट है, लेकिन इसके बावजूद भी हम जैसे कि अपने एरियाज़ में ये कोशिश कर रहे हैं कि अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए हम पैसे, प्रिपेयर्डनेस के लिए हमें पैसे चाहिए, तो हमने उसमें नई चीज़ों की एडिशन की हैं। अब हमें यकीन है और हमें इस बात का हमें पता है कि हमारी इंडोर्समेंट आएगी, हमारा कोई बजट कट नहीं होगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उन दुनिया के बेहतरीन टॉप लीडर्स में से आते हैं जो क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करते हैं, और उनका टॉप 5 ममालिक लीडर्स में से भी उनका नाम आया है। और जब वो लास्ट ईयर UN में गए थे तो उन्होंने क्लाइमेट चेंज के ऊपर और फिर उन्होंने कश्मीर के ऊपर और उम्मत मुस्लिमा के ऊपर जो है बड़ी अच्छी उन्होंने ये एक केस पेश किया था। और हमें यकीन है कि इंशाल्लाह हमारे टारगेट्स को अचीव करने के लिए हमें पैसे दिए जाएंगे। और ये जो अभी 5 जून का इंटरनेशनल हमारा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान शोकेस करेंगे जो हमारे मेगा प्रोजेक्ट है, 10 बिलियन टू सुनामी, ई-व्हीकल पॉलिसी, क्लीन ग्रीन पाकिस्तान, रिचार्ज पाकिस्तान, प्लास्टिक बैग्स बैन, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, इकोसिस्टम रेस्टोरेशन या इको टूरिज़म, तो मुझे उसमें यकीन है कि मज़ीद भी हमारे जो इंटरनेशनल कम्युनिटी होगी वो ग्रांट देने में, फ़ंड करने में और इसके इन्वेस्टमेंट में हमें उसमें ज़रूर मदद देगी।
फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जैसे हमने MOU साइन किया है सऊदी अरब की गवर्नमेंट के साथ, और वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से ही मुतासर होकर 10 अरब दरख्त जो है वो लगाना चाहते हैं। और ज़ाहिर बात है अरबाब, ये बात याद रखिएगा कि सऊदी अरब को कोई कमी नहीं थी और ममालिक की तरफ से कि वो इसमें इंटरेस्टेड थे, लेकिन चूँकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक स्टेप लिया, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 10 बिलियन टन सुनामी को दुनिया में शोकेस किया, चैम्पियन किया, बॉन्ड चैलेंज को हम लोगों ने सरपास किया, फिर वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम ने हमारी तारीफ़ की, UN ने हमारी तारीफ़ की कि 2030 से पहले जो हमारा SDG गोल 13 है क्लाइमेट एक्शन, उसके ऊपर पाकिस्तान बहुत तेज़ी से काम कर रहा है और अपने टारगेट अचीव करने के करीब है। तो जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने हिज एक्सीलेंसी जो रॉयल्टी हैं इसकी सऊदी अरब की, उनको जो ख़त लिखा, उन्होंने हमारे साथ MOU किया, ये भी हमारे लिए फ़ख्र की बात है। तो ज़ाहिर बात है उसमें हमारे एक्सपर्ट्स और या हमारे इन्वायरमेंटलिस्ट और हमारे जो एजुकेशनर्स या इस फील्ड में और हमारे फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट और मिनिस्टर क्लाइमेट चेंज से जो लोग जाएंगे, जो जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी और जो एक्सचेंज होगा इंटरनेशनल फोरम में, उसमें हमें यकीन है कि इंशाल्लाह अपने पाकिस्तान के पैसे लगाने के साथ साथ हमें दुनिया से भी इसमें मज़ीद इन्वेस्टमेंट आएगी, ग्रांट आएगी और हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग में मदद की जाएगी। बहुत अच्छी बात है कि क्लाइमेट चेंज में अपने हुकूमत अपने तमाम टारगेट्स को अचीव कर रही है और आगे टारगेट्स मज़ीद सेट कर रही है। जो हुकूमत के अच्छे इक़दाम हैं ज़ाहिर उन पर बात होनी चाहिए और हर एक को खुलकर फिर हुकूमत को खराज तहसीन पेश करना चाहिए। लेकिन कुछ और टारगेट्स भी हुकूमत ने सेट किए थे, गरीब आवाम को रिलीफ देना था, महंगाई में कमी करनी थी। हुकूमत के 3 साल गुजर चुके हैं लेकिन एक आम पाकिस्तानी आज भी इस हुकूमत की कारकर्दगी से उस तरह मुतमईन नहीं है जिस तरह इस हुकूमत ने उम्मीद लगाई थी, क्योंकि अभी भी वो महंगाई की चक्की में पिस रहा है, वो महंगी चीनी खरीद रहा है, वो महंगा आटा खरीद रहा है। गरीब आवाम को रिलीफ देने का टारगेट इस हुकूमत का कब पूरा होगा? गरीब आवाम को नहीं अरबाब, हमें इशारे जो अब आए हैं वो तो बड़े पॉजिटिव आए हैं और उसमें आपने पहले अपनी इंट्रो में कुछ बातें भी की हैं। उसमें मैं कुछ चीज़ें, जैसे आपने हमारी जो GDP ग्रोथ की आपने बात की कि 3.94% के साथ हम बड़ा पॉजिटिव जा रहे हैं और इसको जो हमारे मौजूदा जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है शौकत तरीन साहब इसको 5% पे लेकर जाना चाहते हैं। और हमारा जो करंट अकाउंट जो प्लस पहली दफ़ा 1 बिलियन का हुआ, ये कभी भी पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान को तो हमेशा खसारा ही होता था। और हमारी एक्सपोर्ट जो है वो 13.5% की ग्रोथ के साथ ऊपर गई हैं। और आपको पता है अरबाब की पिछली हुकूमत में, नवाज शरीफ की हुकूमत में हमारा जो एक्सपोर्ट बिल था वो 0 था और इंपोर्ट हमारी 100% थी। और अनफॉर्चुनेटली सुई से लेकर टूथपेस्ट तक भी तमाम चीज़ें पाकिस्तान में बाहर से आती थी, तो हमारी तो कोई ग्रोथ नहीं थी। फिर इसी तरह जो हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो हमारे बड़े हैं। इसी तरीके से हमारा जो रोशन डिजिटल अकाउंट है इसमें 1 बिलियन से ज़्यादा की इसके अंदर इन्वेस्टमेंट आई है। फिर जो हमारी तरह उसके अंदर जो है 24 बिलियन के लिहाज से रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। हमारा यूरो बॉन्ड जो है उसकी बड़ी पज़राई हुई है। और जो हमारी इसकी ग्रोथ है टेक्सटाइल की ग्रोथ है या हमारी इंडस्ट्री की ग्रोथ है या हमारी सीमेंट फैक्ट्री की जो सीमेंट की सेक्टर की ग्रोथ है, उसमें बड़े पॉजिटिव इशारियाँ हैं। बल्कि इनफैक्ट टेक्सटाइल में तो हम इस कदर अच्छे चले गए हैं कि जो हमारे हमसाया ममालिक को पेंडेमिक की वजह से जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो पाकिस्तान को मिल गए हैं। और पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि 50,000 पुरानी लूम्स और 30,000 नई लूम्स जो पाकिस्तान के अंदर जो पिछली हुकूमत में बिल्कुल बंद चली गई थी। और जो लूम्स थी, पावर लूम्स, वो तो लोहा जो है वो किलोस के लिहाज से कोड़ियों के भाव बिकता था, वहाँ हमने उसको 80,000 पे लेकर गए हैं। तो ये बड़े पॉजिटिव इशारे हैं। और आप जो कह रहे हैं कि आवाम को रिलीफ, जैसे आपने आटे की बात की, चीनी की बात की, देखिए अरबाब हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि PMLN के 2013 से लेकर 2018 की हुकूमत में गंदम जो थी वो 1300 रुपये पे फिक्स रही है। किसान को एक टके का भी फ़ायदा नहीं हुआ। हमारी 3 साल की दौरे हुकूमत में यकमुश्त 1850 रुपये गंदम जो है एक मन हुई है। यानी कहाँ PMLN के दौरे हुकूमत में 1300 रुपये मन 5 साल फिक्स, और कहाँ पे हमारे दौरे हुकूमत में कि 3 सालों में 450 रुपये का इजाफा हुआ है। किसान को बम्पर क्रॉप हमारी हुई है। और गंदम का और गन्ने का पहली दफ़ा हमारे किसानों के आप अरबाब 84-85 के करीब पाकिस्तान में मिले हैं। आप किसी भी उस पर ऑन कैमरा मेरे साथ चले जाएं, आप मुझे किसी भी फैक्ट्री के बाहर, मिल के बाहर आप मुझे कोई गन्ने की ट्रॉली बता दें, कोई मुझे आप किसान बता दें जिसको वक्त के ऊपर पेमेंट ना हुई है। पहली दफ़ा गन्ने के काश्तकारों को वक्त के ऊपर पेमेंट हुई है। और जहाँ तक आपने ये बात की कि आवाम को समरात कैसे मिलेंगे, देखिए अरबाब 868 रुपये 20 kg का जो आटे का थैला था वो पिछले साल 868 रुपये का था।
हमारे इस रमज़ानुल मुबारक में और हमारे इस पूरे साल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 68 रुपये की सब्सिडी हुकूमत ने बर्दाश्त की, हमने 800 रुपये जो है वो 20 kg दिया। और जबकि इसी तरह चीनी को देखने पिछली हुकूमतों में तो वो 130 रुपये पे गया है। हमने 19 अशिया पे सब्सिडी हुकूमत पाकिस्तान की तारीख का पहली दफ़ा हम लोगों ने सबसे बड़ा पैकेज दिया। और यूटिलिटी स्टोर्स जो हमें 1200 अरब की खसारे में हमें मिला था, पहली दफ़ा हम उसको 100 बिलियन की सेल के ऊपर लेकर गए हैं। पहली दफ़ा 19 अशिया को हमने कमोडिटी हम लोगों ने उसके ऊपर सब्सिडी दी ताकि आवाम को डायरेक्ट रिलीफ मिले। हाँ, चिकन का मैं कुछ नहीं कह सकती, वो आपको हमजा शहबाज से पूछना चाहिए, पोल्ट्री उनकी हैं, पैसे उनके हैं। लेकिन हम जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 208 अरब का जो हमने एहसास कैश प्रोग्राम दिया, इसका दुनिया के अंदर जो है एक रिकग्निशन हुई है कि ये दुनिया के उन 4 बड़े मेगा जो डायरेक्ट रिलीफ है आवाम को, उसमें इसको जो है वो शामिल किया गया है। ये मेरे ख्याल में हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है और जिसमें कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं थी आवाम को। और इसका 33% सबसे ज़्यादा जो है वो सिंध की लोगों को, गरीब आवाम को दिया गया है। एहसास कैश प्रोग्राम है। और अभी आप मुझे पता, आप इंट्रो में बिलावल की कोई वीडियो बता रहे थे कि जी आवाम के साथ जो है मसनूई कोई ग्रोथ दिखाई गई है। बिलावल साहब की पूरी उम्र शुमारी का इस्तेमाल किया गया, वो कह रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के अगर एक वाहिद सूबा है, जी मैं वही कह रही हूँ, अरबाब सिंध वो वाहिद सूबा है जिसमें कंसेक्यूटिव 13 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। और उसमें पाकिस्तान का पहला जो है वो थर है पाकिस्तान में जहाँ पे बच्चे भूख अफलास से मरते हैं। ये कोई सोमालिया की या मैं किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज अफ्रीका की बातें नहीं बता रही हूँ। सालाना 400 से 500 बच्चे भूख अफलास में थर में जो है वो बिलावल की दौरे हुकूमत में जो है वो मरते हैं। और जहाँ पे उनके हॉस्पिटल्स की और उनकी ये हालत है और उनके स्कूलों की हालत है कि वहाँ घोड़े और भैंसे जो है वो वहाँ पे बंधे हुए होते हैं, जानवर वहाँ पे बंधे होते हैं। 6 मिलियन टन गंदम जो है वो बिलावल के दौरे हुकूमत में सिंध से गायब हो जाती है। और उनका मिनिस्टर पार्लियामेंट के सिंध हुकूमत की असम्बली के फ्लोर पर खड़े होकर कहता है कि चूहे खा गए। तो आप मुझे ये बेहतर ये है कि अपनी जो नालायकी जो है वो छुपाने के लिए फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें और जो है अपनी गवर्नेंस के ऊपर जो है वो तवज्जो दे। क्योंकि PMLN ने तो 13 साल से इनारो दिया हुआ है मुराद अली शाह को और पीपल्स पार्टी की हुकूमत को। PMLN ने तो कसम खाई हुई कि उन्होंने सिंध की गुर्बत के बारे में, डाकों के बारे में, चोरी के बारे में, भूख अफलास के बारे में और मनी एम्बेजलमेंट और करप्शन के बारे में उन्होंने नारो देना। उन्होंने PMLN की हुकूमत ने सिंध की हुकूमत के बारे में बात नहीं करनी। उनकी सारी बातें यहाँ पे सिर्फ सीम उस्मान बुज़दार साहब के बारे में होती हैं या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के बारे में। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जिस तरीके से कश्मीर का मुकदमा लड़ रहे हैं, जिस तरीके से फ़लस्तीन का मुकदमा लड़ रहे हैं, जिस तरीके से नामुस रिसालत का मुकदमा लड़ रहे हैं, जिस तरीके से FATF की लिस्ट में से निकलने की कोशिश करें और उस ग्रे लिस्ट में PMLN ने पहुंचाया था, हमने नहीं पहुंचाया। और उनका एक्स वजीर खजाना कहा करता था कि PIA के साथ स्टील मिल मुफ्त ले जाओ। ये इशारियों के बारे में बात करते हैं इनके दौरे हुकूमत में। तो जो हमारे जो बैंक्स थे उनको पैसे छापने की मशीन बनाया हुआ था, हर चीज़ मसनूई थी, इशारे मसनूई थे, सब कुछ ड्रामा था। जब हुकूमत छोड़ के गए तो पता चला 31,000। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। ज़रताज गुल साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा वज़ीर मौजूद थी और बहुत सारी अचीवमेंट्स हुकूमत की गिनवा रही थी, जिसमें ज़ाहिर माहौलियात के हवाले से एक बड़ी अचीवमेंट है कि 5 जून को पाकिस्तान को इस कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी मिली है। लेकिन मुआशी इशारियों की जानिब भी उन्होंने तवज्जो दिलाई, जिसके बारे में वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन वज़ारत संभालने से पहले कुछ और फरमाया करते थे और वज़ारत संभालने के बाद अब उनकी सोच और ख़यालात में काफ़ी हद तक तब्दीली आई है और मुस्तक़बिल के हवाले से वो खासे पुरुमीद हैं। और एक बार फिर मुल्क की मईशत की जो बदहाली थी उसका मलबा पुरानी हुकूमतों और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी पर डाला गया। तो अब एक ब्रेक के बाद जवाबात लेंगे दोनों जमातों से। नून लीग से राना तनवीर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, कुछ ही देर में वापस आते हैं और फिर ब्रेक के बाद मज़ीद बात करते हैं।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। राना तनवीर साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं और वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन अब फरमा रहे हैं कि इस रवा माली साल 3.9 और अगले साल 5% के हिसाब से इकनॉमिक ग्रोथ होगी, तो मुआशी अशारिये इस वक्त बेहतरी की सिमत में जा रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि अपोजिशन का एतराज़ इस हुकूमत को लेकर हमेशा से ये है कि मईशत को तबाही के दहाने पर इस हुकूमत ने पहुँचा दिया। तो राना साहब, ये मुआशी अशारिये जो इस वक्त पॉजिटिव सिमत में हुकूमत के मुताबिक जा रहे हैं, आप एग्री करते हैं वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन के तमाम पॉइंट से? देखिए, मैंने थोड़ी सी बात सुनी है। मैं उस वक्त आपके साथ था। वो जो वज़ीर मसूद साहब थी, उन्होंने ज़रताज गुल साहिबा भी टेप जी ज़रताज गुल साहिबा मौजूद थी। वो ब्रेक का वक्त था, इसलिए मैं आपका टेक ले नहीं सका उस वक्त। जिस तरह वो टेप चल रही थी, मैं हैरान हूँ। चले, लोगों को पता ही है क्या सूरत हाल है, हॉस्पिटल की क्या हाल है, स्कूलों की क्या हाल है, सफाई लाहौर में जिस तरह हो रही है, ये सब लंबी बात है, क्या उस पर करनी है, गवर्नेंस की करें या इकोनॉमिक पॉलिसीज करें। लेकिन जहाँ तक आप इंडिकेटर्स की बात करते हैं, मैं आपको एक बात बताऊं कि इंडिकेटर्स हमने इनको 5.8 पे दे गया थे जीडीपी। ये उस पे पता नहीं 0 पे या माइनस पे भी चली गई पिछले सालों में, और ये इन्होंने काफ़ी चीज़ों में कोविड के पीछे छुपते रहे। अब ये 3.9 का बता रहे हैं, 4% की बात कर रहे हैं, जो कि मैं समझा रियलिस्टिक है। और अभी शायद आज नेशनल अकाउंट्स कमेटी ने भी कहा है कि शायद उन्होंने कुछ और बात की है। इनके अपने इदारों की बात करनी, इसका भी ये एक्सपोज हो जाएंगे कि है असल में कितनी। और ये काम लगाते थे जी, ये जो फिगर्स थे वो फज करते थे, तो वो एक्सपर्ट तो अभी भी इनके पास हैं जो हमारे पास थे और जिस पे ये उंगलियां उठाते थे। मैं समझता हूँ ये इंडिकेटर्स जो हैं ये बड़े फॉल्स हैं और एक ऐसे इन्होंने एक ड्रामा रचाया हुआ है। उसकी वजह ये है, मैं अगर लंबी बात इकानमी को करूँगा तो फिर बात करूँगा ये जो जिसका बड़ा क्रेडिट ले रहे हैं, तो उसमें भी आपको पता है कि ये अगर ये चीज़ें बेहतर करें ना, हेल्दी जो होती हैं चीज़ें इकोनॉमी के लिए, तो उसमें एक्सपोर्ट बढ़ती है, आपकी प्रोडक्शन बढ़ती है और सरप्लस प्रोडक्शन होती है जो एक्सपोर्ट के लिए होती है। तो ये बहुत सारी लंबी एक इस पे बहस हो सकती है कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं इनको चीज़ों को आगे ले जाने के लिए। अभी मैं आपको बताऊं कि जो रिजर्व्स हैं कि वो बेशुमार इन्होंने मुल्कों से या अदारों से लोन लेके, बल्कि स्कूल तो इन्होंने पता नहीं, अभी मुझे पता चला था कि इन्होंने ये चीज़ें सारी की हैं जो कि समझता हूँ अनइमेजिनेबल है। साथ में जब हमने स्कूल को किया था तो उसमें मैं समझता था कि ये ज़्यादा रेट है, इस पर नहीं जाना चाहिए था हमें। तो मैं समझता हूँ ये जो इन्होंने इस वक्त कोई एक फसाड क्रिएट किया हुआ है वो बिल्कुल आर्टिफिशियल, और आगे जाके बहुत बड़ा हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। शौकत तरीन साहब ने जो बात की है वो तो अगले सालों की बात की है उन्होंने। अगले सालों में देखते हैं कि उनकी अपना जो एक अप्रोच है या उनकी डायरेक्शन है। लेकिन साथ ही साथ मैंने देखा एक चल रहा था टीवी पे कि उन्होंने ये कहा था कि हमारी कोशिश है कि इकोनॉमी को 2018 की पोजीशन में ले जाए, 2018 की पोजीशन में ले जाए। तो 2018 की जो पोजीशन थी फिर वो इसका मतलब कि बड़ी अच्छी थी जिस पे वो बात कर रहे हैं कि उस पोजीशन में हम ले जाएं इकोनॉमी को। तो ये चीज़ें बड़ी विजिबल हैं। और ये एक मैं आपको बात बताऊँ, बजाय इस पे जाना हमें इंडिकेटर्स जो कि किसी हम हमारे ये चैलेंज करते हैं, हम इनको चैलेंज करते हैं कि ये सारी फॉल्स या एक फजिंग पेश कर देते हैं मुख्तलिफ हवालों से। लेकिन एक मैं बात बताऊँ कि जो रियल जो इसका पैमाना है वो है कि क्या इस वक्त मुल्क खुशहाल है, जो क्या आवाम जो एक आम आदमी है वो उसकी ज़िंदगी एक आराम से गुजर रही है या कंफर्टेबल है, वो 2 वक्त की रोटी उसको मैसर हो रही है। अभी तो ये मतलब एक ऐसी बात कर देते हैं, मैं सुन रहा था कि हमजा साहब के चिकन के वो उनके है पोल्ट्री है जी। भाई आप बताएं, चिकन की पोल्ट्री है तो क्या दालें भी उनकी हैं, क्या सब्जियां भी उनकी हैं, क्या आटा भी उनका है, क्या मतलब कोई सो ऑन। तो
लेकिन क्या तो राना साहब, अब राना साहब बकौल आपके कि 2018 में मुल्क की माशी सूरत हाल बहुत बेहतर थी, जैसे भी आपने शौकत तरीन साहब को भी कोट किया कि वो 2018 वाली इकॉनमी चाहते हैं, तो ये रातों रात फिर हुआ क्या? ये एकदम से फूड इन्फ्लेशन कैसे आ गया? जैसे हुकूमत आप पर इल्ज़ाम लगाती है कि ये तो आर्टिफिशियली स्टेबल किया हुआ था, अगर वो बड़ी मुस्तहकम इकॉनमी थी तो ये चंद महीनों में या सिर्फ 1-1.25 साल में ये कैसे हुकूमत इस मौशी बहरान को नहीं कंट्रोल कर सकी और मईशत बद से बदहाल होती गई? आपने बातें नहीं सुनी, खान साहब ने बातें की कि जी मैं 200 बंदा मेरे पास, मैंने 3 साल से तैयारी की हुई है, मैंने ऐसे बंदे किए हैं कि जो आके तो इनकलाब ले आएंगे, और सारे मेरी टीम है और मैं टीम को सिलेक्ट करने का माहिर हूँ। खैर बहुत सारी उन्होंने बातें की 3 साल पहले, और जब 2018 में उनको गवर्नमेंट मिली तो उन्होंने तो तैयारी फेंक दी। उन्होंने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था, हम तो ना तजर्बाकार हैं, हमें तो 6 महीने तो समझने में लगे हैं होता क्या है सारा सिलसिला, हमें चीज़ों के मामलात नहीं पता थे हमें। तो इसलिए इन्होंने वो चीज़ें जो पहले 1-2 साल में तबाही की अपनी ना तजर्बाकारी से, ना लैकी से, ना अहली से, वो उसका रिजल्ट आपके सामने आया है। पॉलिसीज ऐसी थी कि जैसे सारी ग्रोथ रुक, ऐसी पॉलिसी थी जैसे बिल्कुल मुल्क नीचे की तरफ चला गया। अब अगर थोड़ी सी ये कोई चीज़ें ऐसी कर रहे हैं या कोई कर रहे हैं तो पता चल जाएगा। आज मुझे बताएं, आटे का बहरान है, जब बम्पर क्रॉप आ गई है तो प्रोक्योर करने में लोग इनको जो इन्होंने प्रोक्योर किया है वो उस पर उंगलियां उठा रहे हैं। आज मैं सुन रहा था टीवी पे भी कि इन्होंने जो सिस्टम किया है कि रिलीज़ करेंगे, हम उस हिसाब से रिलीज़ ही नहीं कर रहे चीज़ें, या उस हिसाब से नहीं दे रहे गंदम जैसे लोगों को आटे की प्राइस में कोई स्टेबिलिटी आए। तो ये सारी एक चीज़ से नहीं होता कि एक वाफर चीज़ है तो वाफर चीज़ तो हो गई, चलो ने एक टारगेट पूरा कर लिया है। और दूसरी फिर बात होती है कि आगे उसको लोगों जिस तरह पहुंच रहा है। रात में देख रहा था 1300 कितने रुपए का वो थैला है वो आटे का कराची में, और 1200 1250 दूसरे इलाकों में है। तो आपको नहीं पता, पिंच महसूस करते आप भी, एक आखिर पाकिस्तान में रह रहे हैं कि बिजली का बिल है, क्या बिजली के बिल भी हमने बढ़ाए हैं? क्या सर्कुलर डेट जो हमने इनको दिया था 900, क्या हमने इनको 2300 पे पहुंचा दिया है? हमने तो 500 पे मिला पार्टी से। बिजली की कीमत बढ़ाने का तो वो आपकी हुकूमत पर ही मलबा डालते हैं कि आप लोगों ने महंगे महंगे मुआहदे किए हुए थे और उनकी वो पेमेंट्स हर हाल में उन्हें करनी है, इसलिए बिजली की कीमत बढ़ानी है। यही तो नलायकी है, यही तो नलायकी है कि हमें 500 का मिला, हमने उसमें ऐड किया 5 साल में 400, और इनको 900 पास ऑन किया, ये पहुंच गए 2500 पे या 3000 पे पहुंच गए हैं 3 सालों में। इन्होंने ऐड किया और प्राइस इन्होंने कितनी दफ़ा बढ़ाया, दफ़ा इन्होंने बिजली की कीमतें बढ़ाई हैं। तो ये तो कहते थे हम चोरी बंद करेंगे, हम बिजली सस्ती करेंगे, हम बड़े अफोर्डेबल बिजली देंगे। तो क्या हुआ? सर्कुलर डेट भी बढ़ा है, प्राइसेस भी बढ़ी हैं, लोगों में बर्डन भी गया है, और लोड शेडिंग भी लोगों को फेस करनी पड़ती है, और फिर उधर ही खड़े हैं हम जहाँ खड़े थे। तो मैं समझता हूँ कि इस किस्म की नैरेटिव से, इस किस्म तकरीरों से कुछ नहीं होता। होना ये चाहिए कि लोगों को महसूस हो कि बेहतरी आ रही है। जब आप यहाँ बैठे कहेंगे कि हाँ बेहतरी है, जब 2018 की बात करते हैं, इन्फ्लेशन पता कितना था? 4% पे था, हमें 12% मिला था। हमारे रिजर्व जो थे वो हमने भी 23 रुपये लेके हम गए थे। हम स्टॉक एक्सचेंज 53,000 पे ले गए थे। हम जो हमें 1700-1800 पे रेवेन्यू मिला था, हम इसको 4000 में लेके गए थे। डबल, हमने मोर देन डबल कर दिया था। क्या इन्होंने डबल किया है? हमने इसको 4000 दिया था, ये 8000 में करे ना, क्यों नहीं कर रहे? इन्होंने तकरीरें भी की थी हम 8000 करेंगे, ये आपको याद होगा। सही। तो ये चीज़ें कहने की, आके बातें करने की, हमने ये कर दिया, हमने वहाँ पे मसला कश्मीर का, वो कहते हैं जी नमूसे रसालत, मसला कश्मीर, फ़लस्तीन, यार ये लेकिन लोगों को पता है। अब राना साहब, जैसे ये हुकूमत अपने वादे आवाम से किए गए नहीं पूरे कर सकी, तो इस हुकूमत के खिलाफ फिर एक तहरीक शुरू हुई थी। मुत्तहिदा अपोजिशन ने वो तहरीक शुरू की थी, अपोजिशन की तमाम जमातें थीं, वो भी आवाम से वादे करती थी इस हुकूमत को हम आज घर भेज रहे हैं, कल घर भेज रहे हैं, मुख्तलिफ डेडलाइंस दी जा रही थी, इस्तीफ़ों की बात हो रही थी। आज वो अपोजिशन और उसका बयानिया भी हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं, बयानिया तो उधर ही है, इस गवर्नमेंट को घर भेजना है। बयानिया तो उधर ही है कि वोट को इज्जत दो, कि हमें साफ शफाफ इलेक्शन चाहिए, ताकि जो पार्टी जीते वही हुकूमत बनाए और अपना मंशूर इम्प्लीमेंट करे।
लेकिन उसके लिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं। ये घर भेजना देखें ना हमारी कोशिश है, लेकिन जो आपको पता है जो मरूजी हालात हैं या रियलिटी हैं वो बड़ी मुख्तलिफ हैं। यहाँ पे बहुत सारे चीज़ों के साथ बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उनके साथ हुकूमतें जुड़ी होती हैं। तो वो वरना इनके पास तो ना अक्सरियत है ना पीटीआई पार्टी है कोई, ये चूचू का मुरब्बा है, इलेक्टेबल्स इधर उधर से इकट्ठे करके जो लोटे थे वो इकट्ठे करके इन्होंने हुकूमत बनाई हुई है। अभी बिखर जाएंगे सारे, ये चले जाएंगे, ये भाग जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं अभी सिर्फ चंद दिन पहले ऐसे ही लग रहा था कि शायद ये बिखर जाएंगे या हुकूमत गिरने वाली हो, एक ग्रुप उठा, लेकिन आप देखें कितने ज़बरदस्त तरीके से एक मुनज़्ज़म अंदाज से उस ग्रुप से बातचीत की गई, एक दरमियानी राह निकाली गई और हुकूमत फिर से मुस्तहकम हो गई है। आप लोग के दरमियान जो तलखी पैदा हुई वो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती गई, ये फासले इतने ज़्यादा हो गए कि अब वो फासले आप लोग वो दोबारा कवर नहीं कर पा रहे, और उन्होंने कितने मुनज़्ज़म तरीके इस मामले को सुलझाया। नहीं, मैं समझता हूँ कि उसमें आप थोड़ा सा ज़्यादा उसको हाइप क्रिएट हो जाती है, लेकिन जिसका जो एक बुनियादी मकसद ठीक है, हमारे डिफरेंस आए और वो असूली थे। लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट में हुआ है, वो एक ऐसे तरीके से हुआ जो ना जमहूरी था ना अखलाकी था, ना आप समझ लें कि एक जो हमारे अंदर एक अंडरस्टैंडिंग थी या एक हम चल रहे थे मिल के, उसके मुताबिक वो चीज़ें हुई थी। लेकिन ऐसा आप लोग के इल्म में था कि ये होने वाला है। अभी जुमे के रोज़ ही कायरा साहब मौजूद थे मेरे साथ और उन्होंने बताया कि वो आपके साथ नाश्ते पे ज़रूर थे उस वक्त, लेकिन मुस्लिम लीग नून और पूरी पीडीएम के इल्म में था कि गिलानी साहब एक रोज़ पहले उस नाश्ते से पहले अपने कागजात जमा करवा चुके हैं और पीपल्स पार्टी ये करने जा रही है। नहीं, कागजात किस चीज़ के? लीडर ऑफ द अपोजिशन के? जी नहीं, वो तो उन्होंने वहाँ से जब साइन करा लिए बाप वालों से, तो वो उन्होंने दिखा दिया कि जी हमारे जो विदन अपोजिशन है हमारे पास अक्सरियत है। तो उस असूल के तहत चेयरमैन ने उनको नोटिफाई कर दिया। वो एक मिली भगत थी। लेकिन एनी हो, जो आप बात कर रहे हैं, मैं कहना ज़्यादा ज़रूरी बात कहना चाहता था कि जो पीपल्स पार्टी आज भी उस पॉइंट पे वो कमिटेड है कि इस गवर्नमेंट को घर भेजा जाए। ये हमारा एक जो सेंट्रल पॉइंट है जो पीडीएम का है या एपीसी में जो हमने किया था 26 पॉइंट्स, उसमें ये एक बुनियादी नुक्ता था कि इस गवर्नमेंट को घर भेजना है और एक साफ शफाफ हमने इलेक्शन लेने हैं। बहुत शुक्रिया। राना तनवीर साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद, कह रहे थे कि एमपीएस के ज़ाहिर मुतालबात या उनके एतराज़ात जो भी हों, लेकिन बहरहाल वो जमा तो जहांगीर तरीन ग्रुप के तौर पर ही हुए और फिर उन्होंने दबाव डालकर अपने इन तमाम मुतालबात को हुकूमत से मनवाए। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद सिंध हुकूमत क्या करना चाह रही है। हर 2 दिन बाद एक नया नोटिफिकेशन जारी होता है, टाइमिंग्स को कारोबार की तब्दील कर दिया जाता है, कभी उसमें 1 घंटा इजाफा किया जाता है, कभी उसमें 3-4 घंटे कमी कर दी जाती है। इस बार क्या नया हुआ है बताएंगे आपको एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अब सूबे के अवाम को एक बार फिर खबरदार कर दिया है। सिंध में कोरोना की पाबंदियों में मजीद सख्ती करते हुए अब कर्फ्यू जैसी पाबंदियां लगाकर अवाम को सरप्राइज़ देने की तैयारी कर ली है। कल रात से 8 बजे के बाद अवाम को घरों से गैर ज़रूरी निकलने पर पाबंदी होगी, जिस पर अमल करने के लिए वज़ीर आला ने IG सिंध को गाड़ियों में घूमने वाले अफराद को रोकने की हिदायत भी कर दी है। जबकि सूबे भर में कारोबार करने की टाइमिंग्स को भी 2 घंटे कम कर दिया गया है। अब रात 8 बजे तक नहीं बल्कि शाम 6 बजे तक कारोबार किया जा सकता है। अलबत्ता बेकरियां और दूध की दुकानें रात 12 बजे तक खोली जा सकती हैं, जबकि जुमे और इतवार के दिन तमाम कारोबार मुकम्मल तौर पर बंद रखे जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ये भी कहते हैं कि मैं खुद सरप्राइज दौरे करूंगा, अगर औकात कार की खिलाफ वर्जी हुई तो कार्रवाई करूंगा, और अगर हमने 2 हफ्ते पाबंदियों पर मुकम्मल तौर पर अमल किया तो आगे आसानी हो जाएगी। लेकिन वज़ीर आला सिंध के कोरोना के खिलाफ बनाए गए नए SOPs को कराची के ताजिरों ने यकसर मुस्तरद कर दिया है और मानने से इनकार करते हुए आज का ऐलान कर दिया गया है। अब सूरत हाल क्या है, ताजिरों को इस पर क्या एतराज़ात हैं? ईद से पहले भी उन्हें कारोबार करने की इजाज़त नहीं दी गई। आखिरी जो 5 वर्किंग डेज थे रमज़ान के, उसमें लॉकडाउन लगा कर रखा गया, जिससे ताजिरों का लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ। अब एक बार फिर उन पर कारोबार करने के लिए टाइमिंग्स को, पाबंदियों को मजीद सख्त कर दिया गया है। तो इस पर ताजिरों का क्या रिएक्शन है, यही जानते हैं। अतीक मीर साहब ताजिर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। अतीक साहब, ये अब सुबह 5 बजे से शाम 6 बजे तक कारोबार करने की इजाज़त होगी। ये सुबह 5 बजे कौन से लोग खरीदारी करने निकलते हैं? ये क्या करना चाह रही है सिंध हुकूमत इस वक्त? देखिए, सख्त गर्मी में लोग आना भी चाहें तो 3 बजे से पहले घर से नहीं निकल सकते। और कभी कभार आप देखते हैं कि ब्रेकडाउन के भी सिलसिले शुरू हो गए हैं। अक्सर इलाकों में बिजली नहीं होती,
तो ऐसे में मुझे तो ऐसा लगता है कि हुकूमत सिंध जिस एजेंडे पे काम कर रही है कि मुआशरती को इस तरह, इसे कारोबार को इस तरह बर्बाद किया जाए कि पाकिस्तान की मैशत पे एक कारी ज़र्ब लगा दी जाए, इसलिए कि आज भी उनके अनस्टेबल फैसलों को आप देखिए। आपने खुद भी अभी कुछ देर पहले फरमाया कि एक फैसला अभी उस पर अमल दरामद नहीं होता कि फिर 4 लोग बैठते हैं, 4 नाअहल लोग बैठते हैं सिंध हुकूमत पे और वो एक नया फैसला मुसल्लत कर देते हैं। कोई उसके असरात, कोई नताइज नहीं है सिवाय इसके कारोबार बर्बाद हो। आज कराची में 5 बजे के बाद जो ट्रैफिक की हालत थी, इस हुकूमत को कोस रहे थे, एम्बुलेंसेस फंसी हुई थी, लोगों को इमरजेंसी कहीं जाना नहीं पा रहे थे। तो ये इस तरह के गलत फैसलों की जो इम्पैक्ट वो इंतहाई भयानक हैं। देखें, कोरोना के खिलाफ कोई हिकमत अमली यकीनन बनानी चाहिए, स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के मुशावरत करें, टाइमिंग्स को सेट करें। ये 6 बजे का वक्त किससे पूछकर आपने मुकर्रर किया, इसका मुझे फायदा बताएं तिजारत और कारोबार के बर्बाद होने के। तो एक इस सीजन था रमजान मुबारक में जो ईद के मौके पे लोग खरीदारी करते थे, उसका गला घोटने के बाद जो रही सही कसर रह गई वो मौजूदा फैसलों से वो मैं समझता हूँ करने की कोशिश की जा रही है। हुकूमती फैसलों से हो ही रहा है कि अभी खा के ठोकर संभलने न पाए कि फिर खाई ठोकर संभलते संभलते। सही, हुकूमत ने संभलने का मौका ही नहीं दिया। ठीक है, कारोबार के बारे में एक स्ट्रेटेजी बनाते, फना फैसला आ गया। सही, अतीक साहब मैं आपके वापस आता हूँ। अतीक साहब जरा ताजिर अनुमा रिजवान इरफान साहब भी हमारे साथ ही मौजूद हैं, जरा उनको भी गुफ्तगू में शामिल कर लेते हैं। रिजवान साहब, NCOC के जो फैसले होते हैं पूरे मुल्क में वो कारोबार को करने की इतनी पाबंदी, इतनी सख्ती नहीं होती जितनी ये सिंध हुकूमत कुछ अलग से पाबंदियां आप लोगों के ऊपर लगा देती है। अब ये सुबह 5 बजे, सुबह 5:30, 6 बजे कौन से लोग कारोबार का आगाज़ कर सकते हैं, कौन से ख़रीदार उस वक्त ख़रीदने आएंगे, और शाम 6 बजे जिस वक्त लोगों की ख़रीदारी का टाइम होता है, लोग ऑफिस से फ्री हो जाते हैं, उस वक्त कारोबार करने पर पाबंदी होगी, क्या कहेंगे? देखिए, अब ये जो NCOC ने फैसला किया था रात 8 बजे खुलने का, इसमें तमाम सूबे के स्टॉक होल्डर मौजूद होते हैं। जब वहाँ होने के बाद एक फैसला किया गया कि 8 बजे मार्केटें बंद होंगी, तो सिंध गवर्नमेंट ने ये 6 बजे क्यों कैसा ऐलान कर दिया? आप कम से कम जो है टास्क फोर्स में ताजिर लोगों को बुलाते हैं, भाई आप इम्प्लीमेंट करा रहे हैं, हम पे लागू कर रहे हैं ना, हमारी बात भी सुने। तो हमारी जो परेशानी है, तकलीफें आप सोचते नहीं, आप सिर्फ जो है हम पे जो है एक मुसल्लत कर रहे हैं एक फैसले। किस तरह से नाजायज है आप देख सकते हैं। 6 बजे इतना रश था, ट्रैफिक का खवे से खवा मिला हुआ था। अब कोरोना नहीं होगा, आप 6 बजे की बात करते हैं आप, तो हमारे यहाँ 6 बजे तो कारोबार शुरू होता है। कराची जो है वो रोशनियों का शहर है, यहाँ शाम से जो है कारोबार शुरू होता है, रात तक चलता है वो। हमने बार बार दरख्वास्त की सिंध गवर्नमेंट से, सरकार जो है मानने को तैयार नहीं है। सारा नुकसान इसमें ताजिरों का है, किसी का नुकसान नहीं है। सिर्फ सरकार जो है फैसला कर रही है और सिर्फ इम्प्लीमेंट कर रही है जोर जबरदस्ती से। ताजिरों के साथ ज्यादती हो रही है, ताजिरों को जो है डंडे मारे जा रहे हैं। अभी दुकानें लोगों की बंद कराई तो पुलिस ने डंडे मार रही है। हम ताजिर लोग हैं, टैक्स देते हैं, इज्जतदार लोग हैं, हमारे साथ ये शुरू किया जा रहा है कि डंडे मार के जो है लोगों को बंद किया जा रहा है, उठाए जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम रिस्क कमा रहे हैं, अपना कारोबार करा रहे हैं। तो गलत काम तो नहीं करते, शराब अफीम काम तो नहीं करते, गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, यहाँ कारोबार कर रहे हैं हम, हमारे साथ ज्यादतियां हो रही है। इस तरह से नाजायज है। हम CM साहब से दरख्वास्त करते हैं इस पर एक्शन लिया जाए और जो है ये 6 बजे का टाइम सरासर नाकाबिल कबूल है। पूरे कराची के ताजिर लोगों को ये नाकाबिल कबूल है। इस पे जो है फैसला जो है वापस लिया जाए। और अगर कोई फैसला करना चाहते हैं आप, तो हम लोगों को बिठाएं, ताजिरों को बिठा के फैसला करें। अगर आपने ये फैसला किया तो ये सरासर नाजायज होगा। हम बार बार दरख्वास्त सिंध गवर्नमेंट से कर चुके हैं, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। सही। तो अतीक साहब, ये 8 मई से जब छुट्टियों का आगाज हुआ था, उन 4-5 दिनों में भी ताजिरों को बड़ा नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। अब ये 2 घंटे कम करने से भी ताजिरों को नुकसान होगा, फिर ये इनका नुकसान पूरा कौन करेगा? कभी हुकूमत ने इस सिलसिले में आप लोगों से कोई बात की है कि आपका नुकसान कब कितना हो रहा है, हम उस सिलसिले में आपकी कोई मदद करें, कोई ताउन करें? देखिए, इसका तो तस्वुर ही मौजूद नहीं है। आपको याद होगा 1.25 साल पहले जो लॉकडाउन किया गया था 2 माह जी, तो उसमें सिंध हुकूमत ने भी जिस तरह मीठी और वो लॉलीपॉप्स दी थी हमें, प्लास्टिक की लॉलीपॉप, चूसते रहिए खत्म नहीं होगी। फिर कहा गया आप बिजली के बिल में माफी होगी, मुलाजमीन की सिंध हुकूमत कोई पैकेज दे रही है।
दे रही है। इतने ऐलानात, उसके आखिर में जो बात सामने आई वफाक की जानिब से भी कि आप लोन ले, स्टेट बैंक ने ताजरों के लिए आसान सूद पर लोन मुतारिफ करवा दिए हैं। तो ये हाल है इस हुकूमत, चाहे वफाक हो या सिंध हो। मैं नहीं समझता कि इनके मुकद्दर में है कि ये उन लोगों की मदद करें, उन गरीबों के लिए कुछ काम करें जो इनके गलत फैसलों से हो रहे हैं। तो ये हमें क्या देंगे? हमें कारोबार करने दें, मिडिल क्लास को काम करने दें, तो लोअर क्लास को हम खुद संभाल लेते हैं। लोअर क्लास वो तबका जो देखें इस वक्त मजदूर है, जो डेली वेजेस के लोग हैं, वो इस वक्त घर बैठ गए हैं। अब पिछली ये जो आपने 9 दिनों की छुट्टी की बात की, उसमें माल ना लगा तो यकीनन खरीदारी भी नहीं की गई। अब खरीदारी जब नहीं होगी तो लोकल जो छोटी फैक्ट्रियां हैं, जो कॉटेज इंडस्ट्री है, उसको नहीं मिलेगा, वो मशीनें बंद हो जाएंगी। अभी देखें दिन हो गए गुजरे हुए, अब भी वो उनका वो छोटे कारोबार, छोटे कारखाने सुस्त रवि का शिकार है। तो ये स्ट्रेटेजी क्या थी जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया? तो अभी हम समझ नहीं पाए। अभी हम तिजारत अभी यूं समझे कि नोक पलक दुरुस्त कर रहे थे, फिर सिंध हुकूमत के नए फैसले आ गए। इसने हक दिया है कि ये 4 लोग बैठते हैं और मुआशी हब को बर्बाद कर देते हैं। ये मुआशी हब का सफीना इनके गलत फैसलों से गरकाब होने जा रहा है। ठीक है, अब लेकिन रिजवान साहब, ज़ाहिर है इस पिछले 1.25 साल में कोई बात सिंध हुकूमत ने आप लोगों की नहीं सुनी, कोई नुकसान आपका पूरा नहीं किया। इस बार भी ऐसा लगता नहीं कि सिंध हुकूमत आपकी बात मानेगी। आपके ये मुतालबात नहीं मंजूर होते, ये 2 घंटे की टाइमिंग दोबारा नहीं की जाती बहाल, फिर क्या करेंगे आप लोग? कोई एहतजाज करेंगे? किस नौयत का वो एहतजाज होगा? आगे फिर लाएअमल क्या होगा ताजिर बरादरी का? जो है अब फैसला करने पे जो है तैयार हैं। इंशाल्लाह अब हम जो है इजलास बुलाएंगे कराची के तमाम ताजिरों का और कराची के तमाम कारोबारी अफराद का, चाहे वो शादी हॉल हो, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, चाहे वो स्कूल हो, तमाम अब मिल के जो है फैसला करेंगे। बहुत हो गया हमारे साथ नाजायज। हम बार बार सरकार से दरख्वास्त करते हैं कि हमारे साथ बैठ के हमारे साथ मशावरत करके फैसला करेंगे तो दूरअस भी होगा और हमारे आपके लिए फायदेमंद होगा और आवाम के लिए फायदेमंद होगा। लेकिन सरकार कुछ भी हमारे साथ बैठने को तैयार नहीं। नाम है, हमने एक मरतबा मिनिस्टर साहब से मुलाकात की, हमने सारे अपनी तजावीज़ पेश की उनके साथ, उसके बाद भी जो है कोई तजावीज़ हमारी मानी नहीं गई। कौन से मिनिस्टर से रिजवान साहब? अकरम दारेजो साहब से, जो इंडस्ट्री के मिनिस्टर थे, उनसे हमारी मीटिंग हुई थी रमजान में। और हमने सिफारिशात की थी कि भाई जो रमजान में जो आपका टाइमिंग है उसको 24 घंटे कर दी जाए और रात को कारोबार करने की इजाजत दी जाए। उन्होंने कहा हम इसको आगे रखेंगे और फैसला होगा। वो भी फैसला नहीं हुआ, बल्कि उसके उलट फैसला हुआ कि मार्केट बंद कर दी गई। अच्छा, आप क्या करने चाह रहे हैं? हम तो कह रहे हैं। तो रिजवान साहब फिर उसके बाद आपने उनसे मिनिस्टर साहब से फिर राब्ता किया? कोई जवाब आया उनकी तरफ से? देखिए, मिनिस्टर साहब मीटिंग करने के बाद ना कोई जवाब आया, बल्कि एक ये जवाब आया कि मार्केटें बंद कर दी जाएं। जब आपने एक मसले को हल करना नहीं है तो मीटिंग क्यों करते हैं आप बैठ के बात करें, एक देर फैसला करें। बहुत हो गया, हम तो कहते हैं बहुत तकलीफ में ताजिर। अब लोग जो है कोरोना से नहीं मरेंगे, लोग भूख मरेंगे, और जो भूख मरेगी, जो पेट की आग जो होती है ना, वो सबसे बड़ी आग होती है। बिल्कुल, फिर उसकी जो आग जो है ना, फिर वो जो जब जलेगी तो बहुत परेशानी हो जाएगी लोगों को। ठीक है, हम बार बार सरकार से दरख्वास्त करते हैं कि इस मसले को हल करें, इसको बैठें। सही, और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि आपकी आवाज़ हुकाम बाला तक पहुंचे और ये जो फैसला साज हैं वो इस पर गौर करें। बहुत शुक्रिया। रिजवान इरफान साहब, अतीक मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे और ये मुतालबा कर रहे थे कि जो बंदिशें, पाबंदियाँ कारोबार पर लगाई जा रही हैं, इसको ना लगाया जाए ताकि ये लोग कारोबार कर सकें और इनके रोज़गार को ख़त्म ना किया जाए और महदूद ना किया जाए। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।